हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसकी काफ़ी सारे वीडियो पहले बन चुके हैं, तो आप लोग क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जाने के बाद बाकी की वीडियोज़ भी देख लेना। उसके बाद आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेड रिसीवेबल। मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक वीडियो में एक टर्म या दो टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने कैपिटल समझा दिया, एक्सपेंडिचर समझा दिया, लायबिलिटी क्या होती है वो समझा दिया, एसेट्स का समझा दिया। तो कई सारी वीडियोज बन चुकी है, तो आप लोग क्या करोगे, प्लेलिस्ट में जाकर देख लोगे। और आज जो मैं तुम्हें समझाऊंगा वो है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल। तो अब हम समझते हैं ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। तो बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझना चाहें, बिल्कुल लोकल वर्ड में समझना चाहें, तो इसका मतलब है जो भी पैसा रिसीव होने वाला है, ठीक है। जो भी पैसा हमने कोई गुड सेल किया या हमने किसी को सर्विस दी, अगर हमने किसी को गुड्स को सेल किया या हमने किसी को सर्विस दी, तो उससे जो भी पैसा हमें मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, वो कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल इस तरीके से समझ लो, जैसे ये कोई एक आदमी है और ये कोई दूसरा, ठीक है, ये दो लोग हैं। अब इसका नाम दे देता हूं, लिख देता हूं रामू, और इसका नाम है शामू, ठीक है। अब हुआ ये कि रामू ने शामू को माल बेचा, तो यहां हम लिखेंगे रामू जो है, रामू सोल्ड गुड्स टू शामू। रामू ने शामू को माल बेचा ऑन क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उधार माल बेचा। तो रामू ने शामू को माल बेचा उधार, ऑन क्रेडिट मतलब उधार बेचा। कितने रुपए का, मान लेते हैं 1000 रुपए का। तो रामू सोल्ड गुड्स टू शामू ऑन क्रेडिट ₹1000। रामू ने शामू को 1000 का माल बेचा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा बच्चों कि यहाँ पे सेल हुई है और सेल उधार हुई है। इस केस में शामू ने अभी रामू को पैसे दिए नहीं हैं, ठीक है। शामू ने अभी रामू को पैसे नहीं दिए क्योंकि यहाँ पे उधार बेचा गया है। रामू ने उधार बेचा है शामू को और शामू ने उधार खरीदा है रामू से। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। रामू को हम प्यार से एक नाम दे देंगे डेटर, और शामू को बोलेंगे हम क्रेडिटर। तो यहाँ पे दो लोग हो गए, इन दोनों के बीच में एक आपस में रिलेशन बन गया डेटर और क्रेडिटर का। जो पैसा देगा वो डेटर है और जो पैसा लेगा वो क्रेडिटर है। शामू है जो है राम का डेटर है क्योंकि शामू राम को पैसे देगा, और रामू जो है वो शामू का क्रेडिटर है क्योंकि रामू शामू से पैसे लेगा। तो दोनों के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन है, ठीक है। तो अब हमें एक वर्ड तो समझ में आ गया कि डेटर क्या होता है। बच्चों, डेटर उसे बोलते हैं जिसे उधार माल बेचा जाए या कोई सर्विस दी जाए और पैसे अभी उसे नहीं मिले हैं। तो डेटर उस पर्सन को बोलते हैं जिसे हमने उधार सामान बेचा है, अपने गुड्स को बेचे हैं, ठीक है, और या फिर हमने उसको कोई सर्विस दी है और अभी तक उसने हमें पैसे नहीं दिए, तो वो हमारा डेटर कहलाएगा। तो बच्चों, इतनी बात तो समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम कुछ बातें और समझते हैं अच्छे से। देखो बच्चों, यहाँ तो था एक दूसरे को जानने की बात। अगर रामू और शामू एक दूसरे को जानते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आराम से ये इसका डेटर है, ये इसका क्रेडिटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों, अगर मान लो रामू को शामू पे भरोसा नहीं है, ठीक है, रामू को शामू पे भरोसा नहीं है, तब क्या होगा। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, रामू शामू से एक बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करवाएगा। मैं यहाँ समझाता हूँ, ठीक है, समझो। रामू एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, ठीक है। इस तरीके से रामू एक डॉक्यूमेंट साइन करवाएगा और मान लेते हैं कि रामू की कंपनी का नाम है रामू लिमिटेड, ठीक है। कुछ भी नाम मान लो, रामू लिमिटेड, रामू प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी मान लो, ठीक है, रामू प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से मान लेते हैं रामू की कंपनी का नाम हो गया। तो रामू इस पर लिखेगा आफ्टर 3 मंथ
पे टू मी। तो रामू एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा और रामू उस डॉक्यूमेंट पे लिखे आफ्टर 3 मंथ पे टू मी ₹10,000। बच्चों ये मैं रफ समझा रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। रियल में थोड़ा सा तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, डॉक्यूमेंट अलग तरीके से होता है, लेकिन बस ये मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि बिल रिसीवेबल जो आज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ ये क्या होता है। तो रामू की कंपनी का नाम होगा, इस पर लिखा होगा आफ्टर 3 मंथ पे टू मी, और यहाँ पे एक डेट भी होगी, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी डेट लिख लेते हैं हम, ठीक है, कोई भी डेट हो सकती है, ठीक है। आज मान लो 17 तारीख है, तो 17/9/2021, इस पर कोई डेट भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट के ऊपर ही होगी, मैंने ऊपर लिख दिया। और फिर रामू ने डॉक्यूमेंट तो तैयार कर लिया, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम है इस डॉक्यूमेंट का? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो हम इसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे इसको, या बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे इसको। रामू ने इस तरीके से डॉक्यूमेंट बना लिया, इस पर रामू का नाम है, लिखा आफ्टर 3 मंथ पे टू मी, मतलब 3 महीने बाद मुझे 10,000 रुपये दे देना और 3 महीने जोड़ लेना। 17 सितंबर को सेल हुई है तो इसमें 3 महीने ऐड कर लेना, बाकी और भी बातें होती है बाद में बताऊंगा। इसके बाद अब यहाँ पे रामू ने तैयार तो कर लिया, लेकिन ये प्रूफ नहीं है अभी भी, क्योंकि शामू को ये बात पता नहीं है। रामू क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट को उठाएगा और लेके जाएगा किसके पास? शामू के पास, और शामू बोले भाई इस पर साइन करके दो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट रामू बना के इसे साइन करवाएगा और शामू को बोलेगा कि शामू मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। वैसे तो नहीं बोलेगा ऐसा, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा बोलेगा कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है कि तुम मुझे 3 महीने बाद पैसे दोगे या नहीं दोगे, तो मुझे रिटर्न में लिख के दो, मुझे रिटर्न में चाहिए। तो रिटर्न में तो रामू ने पहले ही एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया है, रामू इस डॉक्यूमेंट को बना कर दे देगा शामू को और बोलेगा इस पर साइन करो। तो ठीक है, फिर शामू बोलेगा ठीक है मैं इस पर साइन कर देता हूँ, शामू अपने साइन कर देगा, ठीक है। मान लो शामू कुछ भी अपने इस तरीके से सिग्नेचर कर देता है और शामू बिल के ऊपर एक वर्ड लिख देगा एक्सेप्टेड, मतलब कि मुझे ये बिल एक्सेप्ट है। बात समझ में आ गई? तो शामू ने एक डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया अपना और साथ में लिख दिया एक्सेप्टेड, मतलब मुझे मंजूर है, मैं 3 महीने बाद आपको 10,000 रुपये दे दूंगा। इस केस में बच्चों यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया है और शामू से साइन करने के बाद वापस लौटा देगा रामू को। अब ये डॉक्यूमेंट किसके पास आ जाएगा? ये डॉक्यूमेंट आ गया रामू के पास, ठीक है। और रामू के पास इस डॉक्यूमेंट का नाम होगा बिल रिसीवेबल। क्या नाम होगा इस डॉक्यूमेंट का? बिल रिसीवेबल। इस पर डेट डली हुई है 3 महीने की, ठीक है। इस पर डेट क्या डली हुई है? इस पर डेट डली हुई है 3 महीने की। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इसकी पेमेंट 3 महीने बाद शामू करेगा। अब जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो रामू जाएगा शामू के पास और रामू शामू को बोलेगा शामू 3 महीने पहले मैंने तुम्हें कोई माल बेचा था, मुझे उसके पैसे दे दो, ठीक है। और साथ में ये जो डॉक्यूमेंट है शामू को दिखाया जाएगा, शामू उसको देखेगा और देखने के बाद शामू तुरंत पेमेंट कर देगा, ठीक है। अगर शामू ने पेमेंट नहीं की तो इस केस में शामू पर लीगल एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। बिल है डिसऑनर्ड हो जाता है, फिर इसके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और इसके पास एक प्रूफ है, ये मतलब रामू के पास एक प्रूफ है, ठीक है, कि शामू को उधार सेल किया गया है, ठीक है। और शामू से पैसे लेने हैं, तो मैंने यहाँ 10,000 कर दिया है तो यहाँ पे सेल भी 10,000 कर दो, ठीक है। सेल 10,000 रुपये का कर देते क्योंकि मैंने बिल 10,000 का बनाया है, ठीक है। तो जितने की सेल है उतने का बिल बन जाएगा। अब बच्चों एक बात और, यहाँ तक तो बात तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, ठीक है। ये जैसे इसके पास बिल है, रामू के पास एक बिल है जिसको बोलेंगे बिल रिसीवेबल। शामू इस बिल को किसी को दे सकता है। मान लो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लो, एक और कोई इंसान है, इसका नाम भी कुछ रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें, कुछ भी, चलो मोहन नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मोहन ने कोई सामान सेल किया, मोहन ने गुड्स सेल किया, किसको? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। ऐसा भी हो सकता है कि मोहन ने रामू को 10,000 रुपये का माल बेचा, ठीक है। अब मोहन ने रामू को 10,000 का माल बेचा तो रामू ने कहा देखो मेरे पास पैसे तो नहीं है,
रामू ने कहा मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, हाँ लेकिन मेरे पास एक बिल है 10,000 रुपये का और ये बिल मुझे शामू ने दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि रामू ने मोहन से कोई सामान खरीदा 10,000 का और रामू ने पैसे देने के बजाय ये बिल उसको दे दिया, मोहन को। ठीक है, अगर रामू इस बिल को मोहन को दे देगा तो जब 3 महीने बिल के पूरे हो जाएंगे तो मोहन इस बिल को लेके जाएगा शामू से पैसे मांगने। तो सिंपल वर्ड में हम ये कहते हैं कि बिल जिसके पास होता है पेमेंट उसी को मिलती है। ठीक है, बिल जिसके पास होता है पेमेंट उसी को मिलती है। अगर मान लो अभी तो बिल मान लो रामू के पास है तो रामू 3 महीने बाद जाके शामू से पैसे ले लेगा, लेकिन अगर रामू ये बिल मोहन को दे देता है तो अब यहाँ पर बिल का होल्डर कौन है, मोहन है, और मोहन 3 महीने बाद जाकर शामू से पैसे मांगेगा। तो बच्चों ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि बिल का पैसा किसे मिलना है। अब एक बात और बताता हूँ, ठीक है, डेटर जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं बिल रिसीवेबल में। ठीक है बच्चों, जिस दिन शामू ने इस बिल पे साइन कर दिया उस दिन शामू हमारा डेटर नहीं है। शामू हमारा डेटर नहीं है क्योंकि शामू किस में कन्वर्ट हो गया है, बिल रिसीवेबल में। अब पहले हमारा शामू डेटर था, डेटर एक एसेट्स होता है, लेकिन जिस दिन शामू ने बिल पे साइन कर दिया उस दिन से शामू हमारा डेटर नहीं है। ठीक है, उस दिन से हमारी एसेट्स बन गई बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल हमारी एसेट्स है। ठीक है, पहले हम पैसे शामू से मांगने वाले थे, अब हम पैसे क्या करेंगे, जो हमारे पास ये बिल रिसीवेबल है, ठीक है, ये हमारी एसेट्स है। शामू से ना मांग के हम बिल रिसीवेबल को दिखा के पैसे मांगेंगे। सिंपल वर्ड में डेटर कन्वर्ट हो गया बिल रिसीवेबल में। पहले शामू पैसे देने वाला था, अब हमें पैसे बिल रिसीवेबल से मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा रीड करते हैं कि क्या है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। तो बच्चों ट्रेड रिसीवेबल एक वर्ड है, समझते हैं इसको। हेडिंग है ट्रेड रिसीवेबल। इसमें कहा है ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू द अमाउंट। ट्रेड रिसीवेबल उस अमाउंट को बोला जाता है, अमाउंट रिसीवेबल, यहां पे वर्ड है रिसीवेबल, मैंने रिसीव वर्ड नहीं बोला, रिसीवेबल बोला है। रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर। अगर हमने किसी को गुड्स सेल किया है या हमने कोई किसी को सर्विस रेंडर की है, मतलब सेवा प्रदान की है, अगर हमने किसी को गुड सेल किया है या हमने किसी को कोई सेवा प्रदान की है, ठीक है, तो उससे जो भी पैसा हमें मिलने वाला है वो कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पे वर्ड रिसीवेबल मतलब पैसा रिसीव नहीं हुआ, रिसीव होने वाला है। तो यानी कि जो भी गुड्स को सेल करने से या किसी को सर्विस देने से जो भी पैसा हमें मिलने वाला है वो कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, बाय द एंटरप्राइज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे एक वर्ड है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बच्चों ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? इसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, और कई बच्चे तो इसको लिख के ही नहीं आते एग्जाम में इस वर्ड को। तो बच्चों डेटर वही होगा जिसको हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड सेल की है या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको सर्विस दी है। अब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? तो बच्चों नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जो हमारा डेली का काम है, जो यूजुअली जो काम हम करते हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कहलाता है। जैसे बच्चों मान लो मेरी कपड़े की फैक्ट्री है, ठीक है, तो मैं कपड़े को बेचता हूँ, ठीक है, कपड़े की फैक्ट्री है, मैं वहाँ से कपड़े बना के बेचता हूँ, कपड़े बेचता हूँ। तो कपड़ा बेचना मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी बोलेंगे। यानी कि अगर मैं किसी को कपड़ा बेचता हूँ तो मेरा डेटर बनेगा। ठीक है, अब जैसे मेरा काम है पढ़ाना, तो अगर मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे मैं सर्विस रेंडर करता हूँ लोगों को। तो अगर मैं किसी को सर्विस रेंडर करता हूँ, ठीक है, अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वहाँ से जो मेरा डेटर बनेगा, ठीक है, तो उस पर्सन को बोलेंगे डेटर। ठीक है, तो अब तुम्हें एक वर्ड समझ में आ गया वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, ठीक है, वो कपड़े बनाती है, कपड़े से जैसे जीन्स बनाती है, शर्ट बनाती है, और जीन्स और शर्ट बनाकर बेचती है। तो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है जीन्स और शर्ट बनाकर उसको बेचना। ठीक है, अब वही फर्म जो जीन्स और शर्ट बनाती है उसने एक मशीन बेची, तो जिसको मशीन बेची, ठीक है, उसके लिए डेटर वर्ड यूज नहीं होगा, वो डेटर नहीं है। ठीक है,
देखा जाए तो पैसा तो हमें देने वाला है, बाद में देगा, लेकिन अगर हमने किसी को मशीन बेची है तो वो डेटर नहीं कहलाएगा, क्योंकि डेटर सिर्फ वही होते हैं जिनको हम गुड्स सेल करते हैं या सर्विस देते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, मशीन बेचना हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। हमने अपने बिजनेस की बिल्डिंग बेच दी तो बिल्डिंग बेचना हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। हमने अपना प्लांट बेच दिया तो प्लांट बेचना हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। हमने अपने ऑफिस का फर्नीचर बेच दिया तो ऑफिस का फर्नीचर बेचना हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? अगर हम मेरे कपड़ों की दुकान है तो कपड़ा बेचना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, अगर मेरी जूतों की दुकान है तो जूते बेचना मेरी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर चेयर्स यानी कुर्सियों का दुकान है मेरा तो कुर्सी बेचना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। बात समझ में आ गई? तो डेटर वही होगा जिसको हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड सेल करते हैं या फिर उसको सर्विस देते हैं। ठीक है, आओ बच्चों एक बार फिर से रीड करते हैं इसको। ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर बाय एंटरप्राइज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसमें क्या लिखा है? ट्रेड रिसीवेबल एक ऐसा अमाउंट है जो हमें रिसीव होने वाला है क्योंकि हमने कोई सेल किया है गुड्स को या हमने कोई सर्विस रेंडर की है अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, तो इस वर्ड को हटाना नहीं है बच्चों, लिख के आना पेपर में। आगे लिखा है ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स बोथ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक तो डेटर्स से और दूसरा बिल्स रिसीवेबल से। ये दो वर्ड से मिलकर बना है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। अब डेटर कौन होते हैं और बिल रिसीवेबल कौन होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था। डेटर कौन है? रामू ने शामू को माल बेचा तो शामू डेटर है। रामू ने शामू को कोई सर्विस दी तो भी शामू डेटर है। लेकिन ध्यान रखना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे पढ़ाना मेरा काम है तो अगर मैं पढ़ाऊंगा ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो अब हम समझते हैं डेटर कौन होता है। तो यहाँ पे पहला वर्ड आ गया डेटर। बच्चों बिल्कुल वर्ड क्लियर है कि डेटर कौन है, साफ साफ पढ़ के भी देखते एक बार। द टर्म डेटर्स यानी जो ये जो शब्द है डेटर रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन। डेटर उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और फर्म या उस फर्म को रिप्रेजेंट करता है टू whom goods have been sold और सर्विस रेंडर ऑन क्रेडिट। इसमें लिखा है कि डेटर उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमने कोई गुड्स सेल की है या हमने उसको कोई सर्विस दी है उधार। ठीक है, उस पर्सन को डेटर बोला गया है जिसको हमने कोई गुड सेल किया है या हमने कोई सर्विस दी है उधार। ठीक है, एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड और पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई। पेमेंट रिसीव हो गई तो डेटर नहीं है। हमने किसी को गुड सेल किया और उसने हमें पैसे दे दिए तो वो डेटर नहीं है। ठीक है, अगर हमने किसी को गुड सेल किया और पैसे नहीं मिले, पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तभी वो डेटर है। ठीक है, फ्रॉम दैम। तो बच्चों ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई। द स्टिल ओज सम अमाउंट, यहाँ होगा दे स्टिल ओज सम अमाउंट टू द बिजनेस। वो मतलब होता है कर्जदार, और जिसको हमने उधार बेचा है वो अभी भी हमारा कर्जदार है। ठीक है, कर्जदार इसका मतलब क्या होता है? कर्जदार, यानी कि डेटर अभी भी हमारा कर्जदार होता है। किसका कर्जदार होता है? बिजनेस का कर्जदार होता है वो। ठीक है, हाँ, अगर वो पैसे दे देगा तो कर्जदार नहीं है वो, फिर वो डेटर नहीं है, और जब तक वो पैसे नहीं देगा तब तक वो डेटर है। तो बच्चों ये वर्ड हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम समझेंगे बिल रिसीवेबल क्या होता है। बिल रिसीवेबल बताया था मैंने बच्चों, रामू ने अगर शामू को माल बेचा और रामू को मान लो शामू पे भरोसा नहीं है तो रामू एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, उस पर अपने कंपनी का नाम लिखेगा, उस पर लिखेगा आफ्टर 3 मंथ पे टू मी, यानी कि 3 महीने बाद मुझे पेमेंट कर देना। ठीक है, और उस पर फिर शामू को देगा और शामू से कहेगा साइन करो, शामू उस पर साइन करेगा और एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके शामू रामू को लौटा देगा। तो बच्चों जो बिल बनाता है उसे बोलते हैं ड्रॉवर। यहाँ पर रामू जो है वो है ड्रॉवर। रामू कौन है? ड्रॉवर। और शामू कौन है? शामू है ड्रॉवी। ठीक है बच्चों, तो रामू को बोलेंगे ड्रॉवर और शामू को बोलेंगे ड्रॉवी। ड्रॉवर उस पर्सन को बोलते हैं जो बिल बनाता है, और शामू उस पर्सन को बोलते हैं जो बिल पे साइन करके लौटा देता है, यानी कि ये बिल पे साइन करके वापस रिटर्न कर देगा किसको? रामू को। और 3 महीने बाद रामू शामू को बिल दिखा के पैसे ले लेगा। ठीक है, तो ड्रॉवर और ड्रॉवी बोलते हैं इनको। आगे पढ़ते हैं। बिल रिसीवेबल क्या होता है? लिखा ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल रिसीवेबल। एक बिल ऑफ एक्सचेंज बिल रिसीवेबल बन जाता है फॉर द पर्सन
मतलब उस किसी पर्सन के लिए बिल रिसीवेबल बन जाता है हु ड्रॉ इट, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट इसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज रामू के लिए बन गया बिल रिसीवेबल। रामू के लिए क्या बन गया? ये बिल ऑफ एक्सचेंज रामू के लिए बन गया बिल रिसीवेबल। ठीक है, कब बन गया? ठीक है, अभी बताता हूँ। एंड यानी इस राम को ड्रॉवर बोलते हैं, तो मैंने यहाँ ड्रॉवर भी लिख दिया है। एंड गेट्स इट बैक, ठीक है, और गेट्स इट बैक मतलब वापस मिल जाता है। जैसे रामू ने बिल बनाया, शामू को दिया और फिर वापस गेट बैक मतलब इसको वापस मिल गया। ठीक है, आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस, आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस मतलब कि रामू बिल बनाएगा, शामू को देगा, शामू उसको एक्सेप्ट करेगा और लिखेगा एक्सेप्टेड और इसको लौटा देगा। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया था रामू के द्वारा। रामू ने शामू को दिया, शामू ने उसको उस पर अपना साइन किया और एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद रामू को लौटा दिया। अब जैसे ही रामू को ये बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेगा तो रामू के लिए कहलाएगा बिल रिसीवेबल, क्योंकि अब इसको पैसा रिसीव होने वाला है। आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद ये रिसीव हो जाता है फ्रॉम द ड्रॉवी। और ये एक्सेप्टेंस कौन देता है? ड्रॉवी देता है। बच्चों एक्सेप्टेंस कौन देता है बिल का? ड्रॉवी। ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है बिल को। ठीक है, आगे लिखा 10 बिल रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म। लिखा बिल रिसीवेबल एक अकाउंटिंग टर्म है, अकाउंट्स की लैंग्वेज है, ये अकाउंट्स का एक वर्ड है फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ड्रॉन ऑन डेटर, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और ये ड्रॉ किया जाता है किसके ऊपर? डेटर के ऊपर। हमेशा डेटर पे लिखते हैं हम। जैसे रामू का डेटर कौन है? शामू, तो शामू के ऊपर ये बिल लिखा गया है। ठीक है, डेटर। और रिसीव्ड बाय वे ऑफ इंडोर्समेंट, और कई बार बिल हमें इंडोर्समेंट से भी रिसीव हो जाता है फ्रॉम देम। ठीक है, इंडोर्समेंट से भी बिल हमें रिसीव होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, रामू के पास एक बिल है, रामू इस बिल को मोहन को दे देता है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि रामू ने अपना बिल इंडोर्स कर दिया किसको? शामू, मोहन को। तो रामू अगर अपना बिल मोहन को दे देता है तो बिल किसके पास आ जाएगा? मोहन के पास आ जाएगा, और इस काम को हम बोलेंगे इंडोर्समेंट। उस केस में बिल किसके पास आ जाएगा? बिल आ जाएगा मोहन के पास। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच ए बिल इज रिसीवेबल एट ए फ्यूचर डेट। और इसमें लिखा कि जो भी अमाउंट इसमें स्पेसिफाइड होगा, यहाँ पे अमाउंट कितना स्पेसिफाइड है? 10,000 रुपये। तो जो भी इसमें अमाउंट स्पेसिफाइड होगा बिल के अंदर, ये हमें किसी फ्यूचर डेट को मिलेगा। कब मिलेगा? फ्यूचर डेट को। अब ये फ्यूचर डेट क्या है? तो बच्चों 17 सितंबर है, तो 17 सितंबर में 3 महीने जोड़ दोगे तो जो डेट आएगी वो फ्यूचर डेट होगी। ठीक है, तो फ्यूचर में हमें पैसे मिलेंगे। चलो बच्चों एक बार मैं इसको फिर से अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, सुनो अब अच्छे से समझ लो बिल रिसीवेबल क्या है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉ इट एंड गेट्स इट बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉवी। लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बिल रिसीवेबल बन जाता है जब ड्रॉवर उस बिल को बनाए और बनाने के बाद उससे साइन करवाए और साइन करवा के उससे एक्सेप्ट करवाए, एक्सेप्ट करवाने के बाद वापस वो बिल उसके पास आ जाए। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इसको हम बोलेंगे बिल रिसीवेबल। आगे लिखा 10 बिल रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म। बिल रिसीवेबल एक अकाउंटिंग टर्म होता है फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन डेटर, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को ही हम क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल बोलते हैं। और बिल रिसीवेबल एक अकाउंटिंग टर्म है। ऑन डेटर, ये डेटर पे लिखा जाता है। और रिसीव्ड बाय वे ऑफ इंडोर्समेंट, और मैंने कहा था कि और हमें ये बिल इंडोर्समेंट से भी मिल सकता है। इंडोर्समेंट का मतलब मैंने बताया था कि अगर बिल मेरे पास है तो मैं किसी और को दे सकता हूँ, वो किसी और को दे सकता है, वो किसी और को दे सकता है, तो बिल इंडोर्समेंट के द्वारा भी मिल सकती है। ठीक है, जैसे मैंने किसी से कोई सामान खरीदा और मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, लेकिन मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है, तो मैं उसको बिल इंडोर्स कर दूंगा, मतलब बिल ट्रांसफर कर दूंगा उसको। ठीक है, आगे लिखा द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच ए बिल। इस बिल में जो अमाउंट लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 10,000 रुपये लिखा हुआ है, इज रिसीवेबल एट ए फ्यूचर डेट, और ये हमें अभी नहीं मिलेगा, ये किसी फ्यूचर डेट को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही था ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, और जब हम डेटर से भी हमें पैसे मिलते हैं और बिल रिसीवेबल से भी हमें पैसे मिलते हैं, जब हम दोनों को जोड़ देते हैं इकट्ठा, इन दोनों को बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल। तो डेटर प्लस BR यानी डेटर प्लस बिल रिसीवेबल इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा रिसीट्स क्या होती है,
और ट्रेड पेबल क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।